आदित्य को लगा था कि गांव की शांति उसके मन के तनाव को धो डालेगी। उसकी महंगी गाड़ी जब बिशनपुर की धूल भरी सड़क पर रुकी तो उसने अपनी नाक सिकोड़ ली। हवा में गोबर की महक थी जो उसके गुरुग्राम वाले परफ्यूम से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। गाड़ी से उतरते ही उसके सफेद जूते भूरे हो गए। 3 दिन, बस 3 दिन इस पिछड़ेपन में गुजारने हैं, उसने मन ही मन सोचा। हवेली का बड़ा सा दरवाजा खुला और सरपंच की पत्नी उर्मिला जी एक चौड़ी मुस्कान के साथ बाहर आईं। उनके चेहरे पर मेहमान के आने की सच्ची खुशी थी। आदित्य ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए नमस्ते किया। उसका ध्यान लगातार अपने फोन पर था, जहां नो सर्विस लिखा देखकर उसका पारा चढ़ रहा था। यह डिजिटल डिटॉक्स नहीं, डिजिटल टॉर्चर लग रहा था। उसे क्या पता था कि असली टॉर्चर तो अभी शुरू होने वाला था और उसका नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं था। उर्मिला जी आदित्य को हवेली के बड़े से आंगन में ले आई। बेटा, सफर में थक गए होंगे, बैठो, मैं तुम्हारे लिए ठंडी लस्सी लाती हूं, उन्होंने ममता भरे लहजे में कहा। आदित्य ने चारों ओर देखा। एक कोने में पुराना झूला, तुलसी का पौधा और एक पीतल का हैंडपंप। सब कुछ बहुत देहाती था। उसने अपनी महंगी स्टील की बोतल टेबल पर रखी और कहा, आंटी जी, कष्ट मत कीजिए, मैं लस्सी वगैरह नहीं पीता, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, बस अपने साथ लाया हुआ गुनगुना पानी और नींबू लूंगा। उर्मिला जी का मुस्कुराता चेहरा थोड़ा उलझन में पड़ गया। उन्होंने ऐसी मेहमान नवाजी कभी नहीं देखी थी, जहां मेहमान अपना पानी खुद लेकर आए। फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वो किचन की ओर चली गईं, यह सोचते हुए कि शहर के लोगों के भी क्या अजीब शौक होते हैं। आदित्य ने अपनी बोतल से एक घूंट भरा और संतोष की सांस ली। अपनी शहरी आदतों पर उसे गर्व महसूस हो रहा था। बेटा, तुम आराम से बैठो, मैं गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर लाती हूं, कहकर उर्मिला जी रसोई में चली गईं। अब आंगन में सिर्फ आदित्य था और एक 14 साल की लड़की जो कोने में पड़े झूले पर चुपचाप बैठी उसे घूर रही थी। यह छुटकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और शरारत का संगम था, जिसे आदित्य जैसा शहरी बाबू कभी नहीं पढ़ सकता था। खामोशी आदित्य को असहज कर रही थी। उसे लगा कि इस गांव की बच्ची से बात करके उसे थोड़ा बेहतर महसूस होगा। उसने एक बनावटी बड़प्पन वाली आवाज में पूछा, तो छोटी बच्ची, स्कूल जाती हो? तुम्हें तो बड़ा मजा आता होगा इस सीधी सादी जिंदगी में। उसने सीधी सादी शब्द पर खास जोर दिया, जैसे वह किसी अनोखे जीव से बात कर रहा हो। छुटकी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस झूले से उतरी, धीरे धीरे चलकर उसके पास आई और उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो गई। आदित्य को अचानक लगा कि यह कोई सीधी सादी बच्ची नहीं है। छुटकी ने आदित्य के बेतुके सवाल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसकी नजरें आंगन के उस बड़े से खुले दरवाजे पर टिकी थीं, जिससे बाहर के हरे भरे खेत और दूर तक फैला आसमान दिख रहा था। उसने एक बहुत ही गंभीर और सपाट आवाज में पूछा, आपको अजीब नहीं लगता कि इतनी तेज गर्मी में भी चाची ने हवेली का यह दरवाजा पूरा खुला छोड़ रखा है? आदित्य चौंक गया। सवाल अप्रत्याशित था। उसने दरवाजे की ओर देखा। हां, बात तो सही थी। मक्खियां और गर्म हवा अंदर आ रही थी। उसने छुटकी की ओर देखा, जिसकी आंखों में अब एक अजीब सी उदासी तैर रही थी। क्यों क्यों खुला है? आदित्य ने पूछा। उसकी कॉन्डिसेंडिंग टोन अब उत्सुकता में बदल गई थी। उसे लगा कि शायद उसे गांव की कोई अंदर की बात पता चलने वाली है, जिसे वह शहर जाकर अपने दोस्तों को सुनाएगा। छुटकी ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत बड़ा राज बताने जा रही हो। 3 साल पहले छुटकी की आवाज में अब एक कंप कंपी थी। ठीक आज ही के दिन मेरे चाचा जी यानी सरपंच साहब और उनके 2 छोटे भाई इसी दरवाजे से बाहर गए थे। वे खेतों के पार उस चुड़ैलों वाले पीपल के पास जमीन का कोई झगड़ा सुलझाने गए थे। छुटकी ने एक पल के लिए रुककर आदित्य की आंखों में देखा, यह जांचने के लिए कि उसकी कहानी का असर हो रहा है या नहीं। आदित्य की आंखें फैल चुकी थीं। चुड़ैलों वाला पीपल, उसने धीरे से दोहराया। छुटकी ने सिर हिलाया। वो कभी वापस नहीं लौटे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। न वो, न उनके साथ गया हमारा वफादार कुत्ता शेरू।
उन्हें पास की दलदल ने निगल लिया। आज तक उनकी लाशें भी नहीं मिली। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। जिस गांव के अनुभव के लिए वह आया था, यह उससे कहीं ज्यादा असली और खौफनाक था। उसके गले में अचानक एक गांठ सी महसूस होने लगी। आंगन की शांति अब भयानक लग रही थी। छुटकी ने अपनी कहानी में और रंग भरे। बड़े चाचा जी जब जा रहे थे तो अपना पसंदीदा किशोर कुमार का गाना गुनगुना रहे थे, पल पल दिल के पास। चाची आज भी वह गाना सुनती हैं तो रोने लगती हैं। और शेरू, वो तो ऐसा कुत्ता था जो हवा की आहट भी पहचान लेता था। उस दिन वो भी चुपचाप उनके पीछे चला गया। हर एक डिटाई आदित्य के दिमाग में एक तस्वीर की तरह छप रही थी। यह कोई किताबी कहानी नहीं लग रही थी। यह एक हकीकत लग रही थी जिसे यह मासूम लड़की अपनी आंखों से देख चुकी थी। तो दरवाजा क्यों खुला रहता है? आदित्य ने कांपती आवाज में पूछा। छुटकी ने अपनी नम आंखों से दरवाजे की तरफ देखा और बोली, मेरी चाची, उर्मिला चाची, वो आज भी मानती हैं कि एक दिन वो तीनों इसी दरवाजे से वापस आएंगे। इसीलिए वह हमेशा यह दरवाजा खुला रखती है, उनके इंतजार में। अब आदित्य को उर्मिला जी की गर्मजोशी और मुस्कुराहट के पीछे छिपा एक गहरा दुख दिखाई दे रहा था। ठीक उसी पल उर्मिला जी हाथ में पकौड़े और चाय की ट्रे लिए रसोई से बाहर निकली। उनके चेहरे पर वही ममतामयी मुस्कान थी। अरे तुम दोनों तो बड़े गंभीर होकर बातें कर रहे हो, चलो गर्मा गर्म पकौड़े खाओ, उन्होंने ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा। फिर उन्होंने दरवाजे की ओर देखकर चीरफुली कहा, ओह, मुझे उम्मीद है कि ये आदमी लोग जल्दी लौट आएंगे। दलदल के पास जाकर हमेशा अपने कपड़े गंदे कर लेते हैं। गर्मा गर्म पकोड़ों के लिए बिल्कुल सही समय पर पहुंचेंगे। यह सुनते ही आदित्य के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उर्मिला जी की यह बात छुटकी की कहानी पर मुहर लगा रही थी। उसके डरे हुए दिमाग ने इसका एक ही मतलब निकाला। बेचारी औरत अपने दुख में पागल हो चुकी है और वह आज भी अपने भूत पतियों का इंतजार कर रही है। अब उसे उर्मिला जी की मुस्कान में पागलपन नजर आने लगा था। वह पकोड़ा उठाने की हिम्मत नहीं कर सका। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी नजरें अनजाने में ही उस खुले दरवाजे की ओर खिंच गईं। दोपहर की तेज धूप में दूर के खेत कांपती हुई गर्मी की लहरों में धुंधले लग रहे थे। हवा में एक अजीब सी शांति थी जिसे केवल मक्खियों की भिन भिनाहट तोड़ रही थी। उसे लगा जैसे पूरा गांव अपनी सांस रोके हुए है। उसका दिमाग जो डेटा और लॉजिक पर चलता था, अब हर परछाई में, हर आवाज में खतरा ढूंढ रहा था। क्या यह सच हो सकता है? उसने खुद से पूछा। क्या सच में इस सीधे सादे गांव में इतने गहरे काले राज दफन हैं? उसे अचानक अपने गुरुग्राम के ट्रैफिक जाम और ऑफिस की डेडलाइन बहुत सुरक्षित लगने लगी। और फिर उसे कुछ दिखा। गर्मी की उस कांपती हुई धुंध में दूर, बहुत दूर, उसे कुछ हिलता हुआ नजर आया। 3 इंसानी परछाइयां और उनके साथ एक चौथी छोटी परछाई। आदित्य की सांसें अटक गईं। उसने अपनी आंखें मलीं, यकीन करने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन नहीं, वो परछाइयां सच थीं और वो धीरे धीरे हवेली की ओर ही बढ़ रही थीं। जैसे जैसे वो पास आ रही थीं, उनकी शक्लें थोड़ी साफ होने लगीं। 3 आदमी, उनके कपड़े कीचड़ और मिट्टी से सने हुए थे, ठीक जैसे कोई दलदल से निकलकर आया हो। और उनके साथ एक कुत्ता उछल कूद कर रहा था। आदित्य का खून जम गया। यह सब छुटकी की कहानी से बिल्कुल मेल खा रहा था। फिर उसके कानों में एक धीमी गुनगुनाने की आवाज पड़ी, हवा के साथ बहकर आ रही एक धुन, पल पल दिल के पास। यह वही किशोर कुमार का गाना था। यह नामुमकिन था। उसका तर्कवादी दिमाग पूरी तरह से ढह चुका था। यह कोई गांव नहीं था, यह कोई हॉरर फिल्म का सेट था और वह इसमें फंस चुका था। उसे यकीन हो गया वो भूत थे और वो घर लौट रहे थे। जैसे ही उन 3 आदमियों ने आंगन में कदम रखा, आदित्य की हिम्मत ने जवाब दे दिया। कीचड़ में सने सरपंच और उनके भाई अंदर आए। उनमें से एक वाकई पल पल दिल के पास गुनगुना रहा था। शेरू कुत्ता भागकर अंदर आया और खुशी से भौंकने लगा। आदित्य के लिए यह नजारा किसी भयानक सपने के सच होने जैसा था। उसके मुंह से एक पतली ऊंची चीख निकली जो पूरे आंगन में गूंज गई। उसने अपनी 150 रुपए वाली इंपोर्टेड पानी की बोतल गिराई
और बिना सोचे समझे भागा। वह हैरान परेशान सरपंच और उनके भाइयों के पास से ऐसे गुजरा जैसे उसने मौत देख ली हो। वह आंगन से बाहर भागा, हवेली से बाहर भागा और अपनी गाड़ी की परवाह किए बिना गांव की धूल भरी सड़क पर अंधाधुंध दौड़ने लगा। उसका डिजिटल डिटॉक्स अब एक हॉरर स्टोरी में बदल चुका था और वह इसका हीरो नहीं बल्कि पहला शिकार था जो जान बचाकर भाग रहा था। आदित्य के भाग जाने के बाद आंगन में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सरपंच ने, जो अभी अभी अपने भाइयों के साथ जमीन का झगड़ा निपटाकर लौटे थे, कीचड़ से सने हाथ पोंछते हुए अपनी पत्नी से पूछा, अरे भाग्यवान, यह चीखता हुआ शहर का लड़का कौन था? ऐसे क्यों भागा जा रहा था जैसे पीछे भूत लगा हो? उर्मिला जी ने कंधे उचका दिए। उनकी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। तभी सबने छुटकी की ओर देखा। छुटकी ने एक बहुत ही मासूम चेहरा बनाया और बड़ी संजीदगी से बोली, बेचारे, उन्होंने मुझे बताया कि शहर में उन्हें एक बार कुत्तों के झुंड ने दौड़ा लिया था। यहां हमारे शेरू को देखकर शायद उनका पुराना डर जाग गया। यह वजह इतनी वाजिब लगी कि सबने मान ली। सरपंच सिर हिलाते हुए बोले, हां, शहर के लोग होते भी बड़े डरपोक हैं। कैमरा धीरे धीरे छुटकी के चेहरे पर झूम होता है, जो अब वापस झूले पर बैठ गई है। उसके चेहरे पर वही भोलापन है, लेकिन उसकी आंखों में एक छोटी सी, लगभग न दिखने वाली शरारत की चमक है। उसने अपने होठों के कोने को एक मिलीसेकंड के लिए दबाया और फिर उसका चेहरा वापस एक शांत गांव की बच्ची जैसा हो गया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।